वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे हमारी 4th यूनिट और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट 12th क्लास के लिए, राइट। तो हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आप याद कीजिए हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था और वहाँ पर आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस प्रकार से डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस को यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर एनी क्लोज सरफेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और या यूँ कहते हैं कि यदि हम किसी एरिया वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तब उस एरिया वेक्टर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उसका मेजरमेंट क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन द सेम वे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लेते हैं हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी सरफेस एरिया वेक्टर, सपोज ए इज एनी एरिया वेक्टर ए विच इज हेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि हम ये मेजर कर सकें कि इस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, देन दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, सिंपली वी कैन से दैट इट इज ए मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए मेजरमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मली। किसी सरफेस को नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, यदि हम इस चीज़ को मेजर कर सकें तब उसी मेजरमेंट का नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस केस में हमने क्या माना हुआ है कि ये जो एरिया है इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हमने देखो एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट किया हुआ है, एरिया वेक्टर ले रखा है। देन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यदि हम यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे देन वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटसाइड। सो यहाँ पर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो वी कैन से दैट कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। या फिर यूँ कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर के क्या है, ये पैरेलल है। अब आप क्वेश्चन यहाँ से क्या उठा सकते हो कि एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में भी ड्रा कर सकते थे हम, राइट। यदि हमारे पास में प्लेन सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो हमने चीज़ों को ईजी करने के लिए, कंसेप्ट को ईजी करने के लिए एरिया वेक्टर यहाँ पर इस डायरेक्शन में ले रखा है। सो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन आ जाएगी, सिंपली वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। इस केस में ये आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन सरफेस। अब देखो मान लो कंडीशन इस प्रकार से नहीं होती है, अगर हम ये कह दें कि ये जो हमारे पास में जो एरिया वेक्टर है, सपोज दिस इज एरिया वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के साथ में किसी एंगल पे, या यूँ कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉसिंग द एरिया in this direction, this is magnetic field. So in case यहाँ पर जो area vector हो गया, this is the direction of area vector. Now we can say that this magnetic field is making angle theta with direction of area vector. अब यदि यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो एरिया के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा होगा, b cos थीटा। अब देखो इस केस में यहाँ तो हमने क्या कह दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए। अब इस केस में फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इस केस में जो फ्लक्स डिफाइन होगी मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, दैट विल बी इक्वल टू बी कोस थीटा इंटू ए।
मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर कौन सा है, बी कोस थीटा. सो वी विल टेक बी कोस थीटा. सो वी कैन राइट इट एज बी ए कोस थीटा एंड वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर. यदि हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर P और Q है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पी क्यू कोस थीटा. नाउ वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर एंड एरिया एज ए वेक्टर. सो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं. तो इस बी ए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ से, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. राइट. तो ये तो जो हम बात कर रहे हैं ये हमने डिफाइन किया है. यदि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में कैसा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में फ्लक्स को हमने क्या कह दिया, बी. देखो अब ये बी ए की जगह हम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जनरल जो डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन हम ये यूज करेंगे, बी ए कोस थीटा. अब ये जनरल डेफिनेशन आ जाएगी. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस एरिया को हम किसी भी एंगल में पुट कर दें, उसी के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे. जैसे हमने एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो देखो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 है. थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कोस 0 1 होता है, तो वापस हमारी फ्लक्स क्या आ जाएगी, बी ए. यदि किसी भी और किसी एंगल पे, जैसे हमने थीटा एंगल पे पुट कर रखा है, तो फ्लक्स क्या होगी, बी ए कोस थीटा. सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा. और ये कहते हैं कि मोर प्रिसाइजली मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. अब सेकंड केस हम बात करें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता है तो उस केस में हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे. तो अब समझते हैं हम, यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, सपोज दिस इज एनी सरफेस एरिया ए विच इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है इसको इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं. सपोज दिस इज एनी स्मॉल एरिया, इसको हम मान लेते हैं डी ए वन. दिस इज एनी अनदर एरिया डी ए टू. दिस इज एनी अनदर एरिया डी ए थ्री. अब क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड किया. प्रत्येक एरिया वेक्टर के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे. सो हम ये कह दें कि पहले मान लो हमारे पास में ये वाला एरिया है, इसके लिए स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, इसको मैं डी फाई 1 नाम देता हूँ. क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डी ए वन. इसी प्रकार से जो दूसरा हमने एरिया लिया है, ये वाला एरिया है, इसके लिए जो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई 2 इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डी ए टू एंड सो ऑन. अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रत्येक एरिया एलिमेंट के लिए जो इस प्रकार से जो फ्लक्स आई है उन सभी का सम कर देंगे, या यूं कह दूं इसको कि टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी ए ओवर ऑल दीज एरिया एलिमेंट. अब यदि हम ये कह दें कि ये जो एरिया एलिमेंट है इसको हमने बिल्कुल स्मॉल कर दिया, इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया, देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे आप इस इंटीग्रेशन को, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस एंटायर सरफेस. इस पूरे सरफेस के लिए क्या कहलाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एंटायर सरफेस गिव्स मैग्नेटिक फ्लक्स. सो
हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो दूसरी एक्सप्रेशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर सरफेस दैट इज फ्लक्स। अब हम लेते हैं इसके कुछ एक स्पेशल केस लेते हैं। वी टेक सम स्पेशल केसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो केस फर्स्ट हम लेते हैं व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज टचिंग द सरफेस टेंजेंशियली। तो इसको समझो कि टेंजेंशियली का मतलब यहाँ पर क्या है। देखो हमने शुरू में डिफाइन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड को एरिया वेक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ था। तो उस केस में हमारे पास में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे थे, पैरेलल थे। अब जो एरिया वेक्टर को हम कैसे करें, मैग्नेटिक फील्ड के इस प्रकार से पुट कर देते हैं। तो देखो ये अब ये केस कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को टेंजेंशियली टच कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज टचिंग द सरफेस, जो हमारा एरिया है इस एरिया के टेंजेंशियल है, या यूं कहते हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गया अब, परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटसाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर एंड टेंजेंशियल टू सरफेस एरिया, सरफेस के टेंजेंशियल है। तो इस केस में यहाँ से क्लियर है वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हमने क्या डिफाइन किया था, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा एंड इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो द फ्लक्स विल बी 0। अब सेकंड केस क्या आता है, यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एरिया को परपेंडिकुलर पुट कर देंगे। अगर हम इस प्रकार से केस ले लेते हैं जैसा हमने शुरू में डिफाइन किया था कि इफ एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड then direction of area vector and direction of magnetic field both are in the same direction. In this case theta is equal to 0, then magnetic flux phi is equal to BA cos 0 and cos 0 is 1, then magnetic flux phi is equal to BA. This will be the maximum flux which can pass through the area. This is the condition for maximum flux. देखो अब यहाँ से यदि हम ये कंडीशन यूज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए, देन बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, देन दिस बी इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अभी तक हम इस बी को जो डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी इज आल्सो इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स टू मेक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्लियर। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सपोज हम ये मान लेते हैं कि दिस इज द सोर्स और मैग्नेटिक डाइपोल, या यूँ कहते हैं कि दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पर सोर्स रखा हुआ हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, और यहाँ पर दो एरिया वेक्टर रख दिए। सपोज दिस इज फर्स्ट एरिया A1 और ये जो एरिया है हम मान लेते हैं 2 यूनिट है। दिस इज अनदर एरिया, और ये जो टोटल एरिया होगा कैलकुलेशन करने के बाद में इसको हमने क्या मान लिया, 4 यूनिट। यूनिट का मतलब जैसे 4 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से ये जो एरिया है ये हमने कितना मान रखा है, 2 यूनिट, और ये वाला एरिया कितना मान रखा है, 4 यूनिट। अब यदि हम फर्स्ट जो एरिया है इस एरिया के लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालें, देन वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट, एंड ए इज एरिया। देखो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यदि काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोनों एरिया में से 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो फर्स्ट एरिया के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, दैट इज 8 अपॉन एरिया कितना है, 2 यूनिट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी for first area will be 2,
हम ये कह सकते हैं फर्स्ट एरिया के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी 2, और ये कहते हैं कि 2 फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, 2 फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इसी प्रकार से इस एरिया के लिए निकालोगे तो इस एरिया के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज इक्वल टू 8, एरिया हमने कितना ले रखा है ये 4 यूनिट, तो किससे डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अगेन इन दिस केस विल बी इक्वल टू 2 फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। 1 मिनट यहाँ एक बार फिर से ध्यान दो, 8/2 दैट विल बी इक्वल टू 4 फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, और ये कितना आएगा 2 फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अब हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स को, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देन वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने मैक्सिमम कंडीशन ली है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो SI यूनिट होती है वो होती है वेबर, WEBER, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WB, ये इसका सिंबल है WB। सो यहाँ से डिफाइन करें व्हाट विल बी 1 वेबर, देन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 1 वेबर कब बोलेंगे, यदि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना हो 1 टेस्ला और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, then in that case magnetic flux is equal to 1 Tesla meter square. So how we will define 1 Weber? If an area of 1 meter square, if any area 1 meter square is held in a magnetic field of 1 Tesla perpendicular, if an area of 1 meter square is held perpendicular in a magnetic field of 1 Tesla, then magnetic flux will be 1 Weber। इसी प्रकार से इसकी CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mx के द्वारा, राइट। एंड इफ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट, देन relation between SI and CGS unit is 1 Weber is equal to 10 raised to power 8 Maxwell. This is the relation between SI and CGS unit. तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने जो डिफाइन किया है उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंडक्शन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।